काम करे ना ये बंद नहीं था कैमरा बंद नहीं था बंद छैन कहाँ भेजे अच्छा मैं तो ये तो बंद हेलो हेलो दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टडी लाइव में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 2026। बिहार बोर्ड 2026 के हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। ऐसे ही डेली अब आप लोगों को हर एक सेट की आंसर सेट प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है जो डी है, ऊपर में जो ये दिया रहता है, ये क्वेश्चन का नंबर रहता है, आप लोग टिक करके आए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25 हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक का हो जाएगा सी। उसके बाद किसने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो केसी हेवियर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है जवाब, केसी हेवियर इसका आंसर हो जाएगा। केसी हेवियर आपने बिल्कुल सही लगाया है, अगर सी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। कहता है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मत शक्तियों का वितरण का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सातवां संविधान, आंसर हो जाएगा सी, सातवां संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मत शक्तियों का वितरण का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा इसका सातवां हो जाएगा दोस्तों। अब जो दूसरा पेज है इसका थोड़ा सा मेरे में अति नहीं दिख रहा है, मैं क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ, और इसका हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि रेलवे की विषय किस सूची में रखा गया है, तो यहाँ आपको लोगों को नहीं दिख रहा होगा। कह रहा है रेलवे की विषय किस सूची में रखा गया है, तो केंद्र सूची में रेलवे आ जाएगा दोस्तों। चौथा का ए हो जाएगा। सॉफ्ट क्वेश्चन है, अगर 5 को आप लोगों ने डी मारा है, 5 का आप लोगों ने आंसर डी मारा है तो बिल्कुल सही है। 5 का हो जाएगा। 6 का कह रहा है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किया जा सकता है, इसका आंसर बी होगा, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और संवैधानिक आपात। भारत में 3 प्रकार के आपात घोषित किया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अगर 7वां क्वेश्चन मेरे में यहाँ नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा। पंचायती राज दिवस संघीय व्यवस्था में अनुविष्ट शक्तियों का किसे प्राप्त है, तो सांसद के संघीय व्यवस्था का संसद प्राप्त है, सांसद को। 8 का डी हो जाएगा दोस्तों, 8 का डी हो जाएगा। इसके लिए अब 9वां क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। 9वां कह रहा है भारत के लिए आवश्यक कितने तत्व है, तो भारत के लिए आवश्यक 4 तत्व है। 9 का आंसर सी हो जाएगा, सभी लोग मिलाते रहे, 9 का सी हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट आपने बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चन सही किया है और किस ऐसा आपका स्कोर रहा है। ऐसे ही आप लोगों को प्रत्येक दिन लाइव में आकर के हर क्वेश्चन दिया जाएगा।
कह रहा है 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ जो लगाया गया दोस्तों ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भारत तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही स्टेट हुआ करता था, बाद में अलग होकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। इसके बाद अब 11वां आएंगे दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो कह रहा है कि भारत के परमाणु सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 1974 में हुआ था। यहाँ सी लगाया गया, ये गलत है, आप लोग अपना सही मिलान कर लें। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग अपना सही आंसर मिला ले, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। और अंत में कमेंट जरूर करना है कि आपका कितना सही गया है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नैम यानी NAM की संस्थापक नहीं है? तो अफराद जो है दोस्तों, अफराद 12 का बी हो जाएगा। अफराद नैम का संस्थापक नहीं है। इन निम्नलिखित में से कौन NAM का संस्थापक नहीं है? तो अफराद हो जाएगा दोस्तों, NAM अफराद हो जाएगा। नेम कब कह रहा है कि नेम्स की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी नेम की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। नेम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में नेम की स्थापना हुई थी। नेम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कह रहा है नाटो की स्थापना कब हुई थी? 14 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा दोस्तों, 14 नंबर कह रहा है कि नेटो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ 1955 ना होकर के 1949 होगा। तो नेटो की स्थापना दोस्तों 1949 में हुआ था। जिसने भी 1949 लगाया बिल्कुल सही है, आपका नाटो की स्थापना 1949 में है। सभी लोगों को अपनी क्वेश्चन के अनुसार टिक लगा के रखना है और लास्ट में जवाब जरूर देना है कि आपका कितना सही हुआ है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है पहली गुटनिरपेक्ष बैठक जो हुई थी बेलग्रेडो हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 15 नंबर का हो जाएगा बेलग्रेडो। 15 का आंसर हो जाएगा बेलग्रेडो। बेलग्रेडो हो जाएगा। पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? 15 का हो जाएगा बेलग्रेडो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों का स्वागत है हमारी इस लाइव में। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में समाप्त हुई थी। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो सुरक्षा सदस्य के अस्थायी सदस्य 3 ना होकर के 5 है। सुरक्षा के अस्थायी सदस्य 5 है। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य? 5 है। सभी लोग ये लाइव को शेयर करें ताकि और बच्चे तक ये पहुंच जाए। सभी से अनुरोध है लाइव का शेयर करें और सभी अपना अपना क्वेश्चन मिला ले, आपने कितना सही लगाया है। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक दिन लाइव दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन सेट का और हर एक पेपर का दिया जाएगा आपको। कि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही लगाया है। जो भारत है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। फिलहाल इसकी चर्चा हो रही है। महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क लगाया है। तो जिनने भी न्यूयॉर्क लगाया है बिल्कुल सही है आपका। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय जिनेवा में ना होकर के में हेग, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है। लाइक करते रहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुदृढ़ता केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लाया गया? तो भारत में सुदृढ़ता केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार जो दोस्तों लाया गया था वो कनाडा से लाया गया था। 21 का भी बिल्कुल सही है, कनाडा से लाया गया था। जिसने भी बी लगाया है उनका भी बिल्कुल सही है। इसके बाद स्थानीय शासन के विषय में किस सूची में आता है? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों। स्थानीय शासन जो है 22 का हो जाएगा संघ सूची। संघ सूची स्थानीय शासन का विषय किस सूची में आता है? तो संघ सूची हो जाएगा। 22 का हो जाएगा संघ सूची। सभी लोग मिलान करते रहेंगे और लाइक देते ही रहेंगे। भारत की नागरिक प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया था? तो भारत की नागरिक प्रशासन की व्यवस्था के जो समय जो लोग वायसराय से दोस्तों वो था लॉर्ड रिपन। भारत की नगरीय, अगर 23 का आप लोग आंसर देंगे, 23 का बीच में भी लगाया होगा, बिल्कुल सही है। भारत की नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। आंसर 24 का हो जाएगा दोस्तों। नया पंचायती राज कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो नया पंचायती राज तक किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 24 का ए हो जाएगा बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा बलवंत राय कमेटी। अगर आपने भी बलवंत राय कमेटी 24 का ए लगाया है तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा 25वां क्वेश्चन कह रहा है 23वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो
इसका 23वां एवं 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों आपका, ये लागू हुआ था 1973 में। अगर आपने भी ये लगाया है तो बिल्कुल सही है, सभी लोग लाइक करते रहेंगे। अब इस सीरीज का 26वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। आप सभी को जानकारी के लिए दे दूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है वो डी है। मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है डी है। आपके अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन सेट हो तो आप उसे इस क्वेश्चन के अनुसार पढ़कर इसका आंसर आप मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत बनाया है। अपना मार्क कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना अच्छा किया है। इसके बाद कह रहा है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन कौन सी सूची में जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन कौन सी सूची में जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा 12वीं, 27 का सी हो जाएगा 12वीं। 28 का दोस्तों कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? पंचायतों का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो हम लोग जानते हैं पंचायत का चुनाव 5 वर्ष में होता है। 28 का बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा सही, 28 का बिल्कुल ये बी आंसर हो जाएगा सही। 29 का आ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान वो भारत का है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। 27 का 29 होगा दोस्तों, 27 का 29 होगा। 30 का कह रहा है कि अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं भारत में? तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए थे वो 17वां आम चुनाव था भारत में। 17 आम चुनाव भारत में हो चुका है। 30 का जिन्होंने भी सी लगाया है बिल्कुल सही जवाब होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक जरूर करें। 31वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की पहचान पत्र है, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए पलकबीला। पलकबीला इसका आंसर हो जाएगा। 31 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का बी हो जाएगा। प्रस्तावना भारतीय संविधान की पहचान किसने कहा गया था? तो 31 का बी होगा। इसके बाद इसका आपका 32 में आएंगे। 32 कह रहा है कि बेरूबरी किस वर्ष आया? बेरूबरी 1960 में आया था दोस्तों। तो 32 का डी हो जाएगा। बेरूबरी किस वर्ष में आया था? तो 1960 में। 32 का डी हो जाएगा। बेरूबरी किस वर्ष आया था? 1960। 32 का डी हो जाएगा। बेरूबरी किस वर्ष आया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा। हालांकि कुछ क्षेत्र में उपाधियां दिया जाता है लेकिन 18 अनुच्छेद में उपाधियों को बंद कर दिया। शिक्षा क्षेत्र में उपाधि अभी भी दी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन किया गया? तो 34 का अगर जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। 34 का जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस 35वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद एवं शैक्षिक अधिकारों का संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। 35वां सवाल अगर 35 का आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। 35वां सवाल है निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? 29 और 30। 36वां संविधान है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 36वां आपका संविधान है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 36वां संविधान का आपका अनुच्छेद 3 हो जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाषा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाषा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद भाषा एवं कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्षता समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 37 का मैं भूल गया था। 37 का जो आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में भाषा स्वतंत्र है, स्वतंत्र भाषा बोल सकते हैं, वर्णित है। 39 की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे संविधान में जो कुल मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। पहले 10 थे, वर्तमान में 11 है। आपका डी गलत है, 11 हो जाएगा दोस्तों। पहले 10 थे, अब 11 है। 11वां यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये मूल संविधान हमारे मूल में नहीं था, ये रूस से लिया गया है। 39 का अगर जिसने भी बी लगाया है जिन्होंने, उनका बिल्कुल सही है। 40 का कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएस से ली गई थी। यूएस से ली गई थी मूल अधिकार। सॉरी ऊपर में दोस्तों, मूल अधिकार यूएस से ली गई थी।
किस भारतीय प्रधानमंत्री की शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री नहीं किए थे। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय में हुआ था दोस्तों। तो 41 का सी हो जाएगा। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, 41 का सी हो जाएगा। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुई गई थी? 42वां क्वेश्चन है आप लोगों का, जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था 1946 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1946 में ताशकंद समझौता किया गया था। कह रहा है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1960 में ना होकर के दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 में हुई थी। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन युद्ध से कहा हुआ था? 1962 में। कह रहा है कि सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में जो दोस्त थे दोस्त 8 थे। सात में 8 देश थे। सार्क में 8 देश थे, पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में अभी 8 है, तो इसलिए 7 आपका गलत हो जाएगा। सार्क में 8 देश है। कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल थे, के एम मुंशी नहीं थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सीरीज का आपका 47वां सेशन आसियान। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में दोस्तों 10 देश है। आसियान में 10 देश है, इसलिए 8 ये गलत है। आसियान में 10 देश है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। भारत का कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? भारत का प्रथम गैर में आ जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे थे, प्रथम नहीं है। प्रथम पूछा जा रहा है, इसलिए मोरारजी देसाई होगी। गैर कांग्रेसी प्रथम मोरारजी देसाई होगी। कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका 49वां सवाल है। बिहार का प्रथम जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। 49 का बी हो जाएगा। 49 का बी। 50 का क्वेश्चन है डीएमके किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। ये बी हो जाएगा। 50 का बी हो जाएगा। डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। 51 कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से। 51 का सी हो जाएगा दोस्तों। 51 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, इसमें अब 6 हो गई है। संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है। कह रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार से है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ गलत हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 31 है वो संपत्ति के अधिकार से है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के ये 24 गलत हो जाएगा। तो अभी का जो है वर्तमान में कुल कितना है? 25 है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में 25 है, पूर्व में 22 थे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिया गया है तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान के आपातकाल जो आपात राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो जो आम चुनाव संपन्न हुआ था 1948 न होकर के 1946 होगा। 1946 में भारतीय के लिए आम चुनाव संपन्न हुआ था। 1946। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? संविधान के किस नीति भाग? 57 का सी हो जाएगा। चौथे में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? चौथे हो जाएगा। 57 का सी चौथे हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? अनुच्छेद 48 के द्वारा। अनुच्छेद 48 द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया था? अनुच्छेद 48 के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत व्यवस्था से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायती व्यवस्था से संबंधित है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत।
इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तो 59 का हो जाएगा बी। 60 कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। 60 का हो जाएगा 3, 60 का 3 हो जाएगा। 61 का कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब है। 61 का ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1926, 9 दिसंबर 1946। 61 का भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब वर्तमान में 12 हो गई है। आपका 63वां सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल सही है। 63 का बी हो जाएगा। 63 का बी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किसने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग है? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग प्रोफेसर आइवर जैंगनिन ने कहा था। प्रोफेसर 64 का ए हो जाएगा। प्रोफेसर आइवर जैंगनिन ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। 65वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों लाया गया है। 65वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 65वां संविधान में 42 में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान को हम दोस्तों पता करें तो मिनी संविधान के भी नाम से जाना जाता है। मिनी संविधान कहीं भी नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ में किस संशोधन जोड़ा गया था? 42वां। जिसने भी 65 का बी लगाया है बिल्कुल सही है। अगर आपने भी 65 का बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। सभी लोगों को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितना सही लगाया है। वैसे 100 में से आप लोगों को 85 जवाब देना रहता है, लेकिन यहाँ हम 100 क्वेश्चन का करवाएंगे आपको। आप लोगों को इनमें से देखना है कि आपने कितना, जो आपने टिक लगाया है वो कितना सही हुआ और कितना गलत, दोनों कमेंट जरूर करना है। 66 कह रहा है कि भारत में मूल संविधान के कितने भाग थे? तो भारत में जो मूल संविधान थे वो उसमें 22 थे, लेकिन अभी 25 है। 22 थे पहले का पूछ रहा है ये, अभी वर्तमान में 25 है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950। 67 का भी, ये हम मेरे हिसाब से किसी को गलत नहीं हुआ होगा। 67 का भी भारतीय संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 का। क्योंकि हाल ही में हम लोग 26 जनवरी को इसका झंडोत्तोलन हुआ था। तो ये चीज हर साल व्यतीत किया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कह रहा है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव दोस्तों 1951 और 52 के बीच हुआ था। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 68 का, 1951 और 52 के बीच हुआ था। 59 की बात करें तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बिल्कुल सही है। 69 का सी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे। वी आर अम्बेडकर थे। 70 का लोग देखेंगे तो हम लोग दोस्तों 70 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये कम्युनिस्ट जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है दोस्तों। संप्रभुता उल्लेख है, समाजवादी उल्लेख है, लोकतांत्रिक उल्लेख है, कम्युनिस्ट हो जाएगा। 70 का डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद आपका 71वां सवाल कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 हो जाएगा। 71 का डी हो जाएगा। आपने अगर 71 का डी लगा है तो बिल्कुल सही है। 72 का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकसभा में बिहार में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा बिहार में 40 सीट है। लोकसभा के बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा के 243 सीट है। राज्यसभा के विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 73वां का 249 हो जाएगा। 249 में राज्यसभा का विशिष्ट शक्ति दिया गया है। 73 का डी हो जाएगा दोस्तों। 73 का डी हो जाएगा। 73 का डी हो जाएगा। राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 73 का डी हो जाएगा 1949 में। कह रहा है 72 बिहार में किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? 74 का दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। बिहार विधान परिषद में पश्चिम बंगाल भी कार्यरत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। का इसके बाद इसका हम लोग 75वां सवाल में आएगा। 75वां का संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? 75वां सवाल आ जाएगा। उसमें 159 है। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्य की विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है, इसके उल्लेखित हैं। अब हम लोग आएंगे 76वां संविधान। तो 76वां संविधान ये 76वां ये कह रहा है कि किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 174 में वर्णित है। कुछ प्रॉब्लम सी आ गई है, मैं इसे थोड़ा सा पुनः करना चाह रहा हूँ।
अब लोग लाइव पे बने रहे। हम लोग तो दोस्तों 75वां सवाल पे थे। 75वां का हम लोग बताए गए थे 169। 75 का आंसर था आपका 169। अब 76वां सवाल, किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यसभा के विधानसभा का विघटन जो होता है दोस्तों, आप लोग अनुच्छेद 174 में ये चीज वर्णित है। राज्यसभा के विधानसभा का विघटन अनुच्छेद 174 के अनुसार हो सकता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री यहाँ गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल के द्वारा होता है। इसको 78वां सवाल आपका है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213 जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। 78 का ये हो जाएगा, 78 का ये हो जाएगा। जिसने भी 78 का ये लगाया है आपका बिल्कुल सही है। 69 में बात करें तो 69 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का आयु क्या है? तो न्यायाधीशों की आयु क्या है? जो 62 वर्ष है। 62 वर्ष में न्यायाधीश का नियुक्ति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति कितनी है? 62 वर्ष है। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो उनकी 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के 62 है, सर्वोच्च न्यायालय के 65 है। भारत में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रवृत्त है? तो यूएसए से है। 80 का हो जाएगा ए आपका। अगर 80 का आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से है। तो यूएसए से है, यूएसए भारत का आपका ए हो जाएगा। 81 का कह रहा है कि संविधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 56 है, जो वित्तीय आपात का घोषणा करता है। संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 56 हो जाएगा इसका। 81 का भी अनुच्छेद 56 बिल्कुल सही जवाब है। 82 का कह रहा है, 82 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में वर्णित है भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति। बात करते हैं हम लोग दोस्तों 83 का, किस अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है? 83 की हम लोग बात करते हैं कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। 84 का डी हो जाएगा। 84 का डी, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 84 का डी, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 84 का डी। बात करें 85 का, तो 85 का भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत में जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति होगा। बैठक राष्ट्रपति होगा। संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों के लिए विलंब कर सकता है? तो मैक्सिमम 14 दिनों के लिए। 87 का बी हो जाएगा, मैक्सिमम 14 दिनों के लिए। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों के लिए विलंब करता है? 87 का बी हो जाएगा, मैक्सिमम 14 दिनों के लिए कर सकता है। 88 का निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अवकाश प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अवकाश प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में ला सकता है। दोनों में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अवकाश प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। इसका 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल स्पष्ट बहुमत मिला? तो दोस्तों आप लोगों को पता है अभी 18वीं अभी होना बाकी है, इसलिए इनमें जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछा गया था ताकि थोड़ी सी विशिष्ट थे ये आप लोगों के सिलेबस, क्योंकि 18वीं लोकसभा अभी हुई नहीं है। अभी 17वीं लोकसभा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी। 59वां सवाल का आंसर हो जाएगा डी। अगर जिसने भी भारतीय जनता पार्टी लगाया होगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 17वीं लोकसभा हुई थी, इस बार 18वीं अब होने वाली है। 18वीं लोकसभा अब होगी। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था आपसे। अब 59 का कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता है दोस्तों। लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। 91वां संविधान कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंध है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा इसके लिए। 91 का सी हो जाएगा। 91 का सी अगर आपने भी लगाया है तो बिल्कुल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो 44 का सी हो जाएगा।
92 कह रहा है राज्य चुनाव आयोग किस चुनाव कराता है? राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायती राज संस्था के चुनाव करवाता है। इसका ए गलत हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। अगर आपने भी 92 का बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। 93वां कह रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितना वर्ष का होना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आपके होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके आयु न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित में से कौन हिस्सा लेता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्य हिस्सा लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्य हिस्सा लेते हैं और सबकी वोटों की अपनी अपनी वैल्यू होती है। हम लोग अब बात करेंगे 95 की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? तो बता दें भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ये अनुच्छेद 61 में वर्णित, जिससे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसका मतलब राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उसकी संख्या 12 होती है। दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 12 होती है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो भारतीय संसद लगा सकता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय संसद है तो यहाँ भारतीय संसद होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों लाया जा सकता है। इसलिए इसका 97 का सही आंसर डी हो जाएगा। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। हाल ही में एक विवादित हुआ था, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी सी तिलमिला उठी थी। 99 नंबर सब क्वेश्चन इस का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति 123 के द्वारा संविधान के 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 99 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस सीरीज का आपका एक सवाल और लास्ट सवाल कह रहा है किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह है केंद्रीय कैबिनेट। अगर केंद्रीय कैबिनेट ने लिखित में दे दिया तो राष्ट्रीय देशव्यापी आपातकाल घोषणा कर सकता है। अब इसके बाद आपका था लघु उत्तरी। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं लघु उत्तरी का भी जवाब आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। लघु उत्तरी में सबसे पहला सवाल आपका यह था कि निर्वाचन आयोग का कोई 2 कार्य बताए। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए होंगे। अगर आपने कमेंट में करेंगे तो मैं इनका भी जवाब दे दूंगा। आपका दूसरा क्वेश्चन था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसके बाद आपका तीसरा सवाल है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? तीसरा सवाल था सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। अब 30 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें से 10 का जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ 30 क्वेश्चन दिया गया, इसमें से 15 का जवाब देना है। वो जिसमें प्रैक्टिकल रहता है उसमें 20 में से 10 देना रहता है। यहाँ 100 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए 30 में से 15 के जवाब देना है। काल क्या होता है? तो शून्यकाल ये होता है जो बजट का फर्स्ट काल के बाद शून्यकाल आता है, इसके बाद काल होता है। तो हमारे संसद में 3 काल चलते हैं। उसके बाद धन विधेयक क्या है? ये संसद का एक धन विधेयक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इनका भी जवाब देंगे। छठा सवाल था आपका संसद के संयुक्त बैठक कौन का तात्पर्य क्या है? 8वां सवाल था आपका राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन सब का पीडीएफ प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का वर्णन करें। राष्ट्रपति के पास एक वीटो शक्ति होता है जो किसी भी कानून पर